नमस्कार। कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति और आधुनिक तकनीक की जानकारी देने वाला कृषि उन्नति मेला दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की आधारशिला रखी और अब वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। और इस आयोजन का केंद्र बिंदु देश भर से आए मेरे किसान भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका है। इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के 2 प्रहरियों से एक साथ एक ही समय पर बात करने का अवसर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान भाई बहन हैं, हमारे अन्नदाता हैं, जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, और दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं, जो नई नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान करने में लगे रहते हैं। मुझे ये भी बताया गया कि देश भर के कृषि वैज्ञानिक केंद्रों में भी हजारों किसान इस समय तकनीक के माध्यम से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं यहां जो विशाल मेला लगा है उसमें गया था। मेरी अनेक वैज्ञानिकों से बात हुई, किसानों से बात हुई, कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकों को मैंने देखा। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से नई तकनीकों की जो जानकारियां दी जा रही हैं वो निश्चित रूप से सभी के बहुत काम आने वाली है। आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसान भाइयों बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पुरस्कार आपकी मेहनत का सम्मान तो है ही, साथ में करोड़ों किसान भाइयों बहनों को प्रोत्साहित करने का भी एक अवसर है। आप एक माध्यम है। आपके कार्य को जब और किसान देखेंगे, सुनेंगे, तो आप अपने आप में उनके लिए प्रेरणा मूर्ति बन जाते हैं। आज अनेक राज्यों को रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है। मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा, जिसे अलग पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे से इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने 15-16 के दरमियान पैदावार का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस समय मंच पर हमारे मेघालय के युवा मुख्यमंत्री उपस्थित है। मेरा आग्रह है इस उपलब्धि के लिए वो मेघालय में भी किसानों के लिए एक बड़ा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करें। साथियों, आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन रात खपाने का इरादा हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकल करके लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल और सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दूध का उत्पादन आज देश में हो रहा है। और इसलिए मैं देश के हर किसान को कृषि उन्नति में लगी हर माता बहन बेटी को शत शत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई, लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गई वो आज के इस दौर में बहुत अहम है। ये चुनौतियां ही किसान की आय कम करती हैं, उसका नुकसान करती हैं, खेती पर होने वाला उसका खर्च बढ़ाती रहती हैं। इस चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग अलग कार्यों की दिशा एक है किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी पैदावार बढ़ने के साथ खाद पर भी खर्च कम हो रहा है। यूरिया की 100% 100% नीम कोटिंग से भी खाद की खपत कम हुई है और प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन बढ़ा है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किसानों को सबसे कम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध कराया है। बीमा पर कैपिंग खत्म करते हुए ये प्रावधान किया गया कि पूरी राशि का बीमा किया जाए। इस योजना के बाद अब प्रति किसान मिलने वाली क्लेम राशि 2 गुना से भी अधिक हो गई है। किसान को चिंता मुक्त करने में यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा कदम रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी उन्हें 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना के जरिए हमारी सरकार खेत से लेकर के बाजार तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है। आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इस बजट में जिस ऑपरेशन ग्रीन्स का ऐलान किया है वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले
और खास तौर पर TOP यानी टमेटो, ओनियन और पोटैटो उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किसान हित से जुड़े कई मॉडल एक्ट बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने के हमारे प्रयासों में और गति आ सकती है। किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली पानी मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन रात एक कर रही है। साथियों, इस बजट में किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। मैं मेरे किसान भाइयों को आज उसके विषय में कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग भ्रम फैला रहे हैं, निराशा का वातावरण पैदा करने में जुटे हुए हैं, और इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से इस निर्णय को जरा बारीकी से आपको बताना चाहता हूं। MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी, मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू, वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया और अन्य खर्च, ये इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, किसान के द्वारा खुद, ये बात समझिए, किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा। देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का होलसेल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट तक तालमेल बिठाना बहुत ही आवश्यक है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर तक जाना न पड़े। इस बजट में ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम की अवधारणा, ये इसी सोच का परिणाम है। इसके तहत देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को
जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर उन्हें एपीएमसी और इनाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी। किसान इन ग्रामीण हाटों पर भी अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को, खरीदार को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र के रूप में, एक ऊर्जा केंद्र के रूप में खड़े होंगे। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब आप मेला देखने जाएंगे तो एफपीओ काम करने वाले लोगों के भी वहां स्टॉल है। वो कैसे काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, मार्केट कैसे कब्जा करते हैं, किसान को ज्यादा इनकम हो उसके लिए क्या करते हैं, वो सारी चीजें मेले में है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसे देखिए, अपने यहां उसका प्रयोग कीजिए और वो सफलता आपको एक नई ताकत देगी। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति होती है। ये बात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होती है। आप कल्पना करिए, जब गांव के किसान का एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर खाद खरीदेगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च लगता है वो कम लगेगा, पैसों की बचत होगी। इसी तरह आप दवा के दाम में, बीज में बड़ा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जब वही समूह गांव में अपनी पैदावार इकट्ठा करके उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचने को निकलेगा तो भी उसके हाथ ज्यादा पैसे आएंगे। खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के बीच में जो कीमत बढ़ती है उसका ज्यादा लाभ किसान को ही मिलेगा। भाइयों और बहनों, इस बजट में सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। ये जो सारे एफपीओ है, इनकी मांग रहती थी, इस काम को हमने निर्णय कर लिया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ ऑर्गेनिक, एरोमेटिक और हर्बल खेती की साथ भी जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथियों, किसान भाई अपनी फसल आसानी से बेच सके, इस दिशा में आज यहां इस कार्यक्रम में एक नया अध्याय भी जुड़ा है। पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देख मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है और इसलिए मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ई मार्केटिंग पोर्टल जैविक
यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। प्रोडक्ट्स की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध होगी। मेरे किसान भाइयों बहनों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर मेरा जोर इसलिए है क्योंकि ये जितने पुरातन है उतने ही आधुनिक भी है। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले देशों में से एक है। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद जो अगला स्टेप है वैल्यू एडिशन का, मार्केटिंग का, उसमें हम आज भी पीछे रह गए हैं। इस कमी को दूर करने में ई मार्केटिंग पोर्टल से काफी मदद मिलेगी। साथियों, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। साथियों, एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति किसानों की उन्नति में सहायक होगी। ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ ही जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी। इस उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे देश भर में फैले हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है। मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए लाइट हाउस के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा। विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्य में अपनी भूमिका पूरी तन्मयता के साथ निभाते रहेंगे। साथियों, आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि यदि धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाए तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े वैज्ञानिक ने चेतावनी दी थी कि अगर मधुमक्खी गायब हो जाए तो मानव जाति 4 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। उनकी सोच के पीछे खेती और बागवानी में मधुमक्खियों की उपयोगिता छुपी हुई थी। जानकारों के मुताबिक फसलों की 100 प्रजातियों में से 70% ऐसी हैं जो मधुमक्खियों के बिना उपज ही नहीं दे सकती है। मधुमक्खी न सिर्फ
पॉलिनेशन में मदद करती है, बल्कि शहद के रूप में अमृत भी देती है। ये वो रास्ता है जो न सिर्फ किसान की उपज बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त कमाई का साधन भी बनता है। यदि हमें स्वीट रिवॉल्यूशन की तरह ले जाता है, एक मोटे अनुमान के मुताबिक छोटे स्तर पर ही 50 बॉक्स में अगर किसान अपने खेत में मधुमक्खी पालन करता है तो किसान को साल भर में 2 से 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। इसी तरह अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यहां मेले में मधुमक्खी के संबंध में एक विशेष स्टॉल लगा हुआ है। शहद के सिवाय भी उसमें कितने प्रकार की चीजें पैदा होती हैं, आज दुनिया में उसकी कीमत क्या है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ये सारे विषयों का ज्ञान आज मेले में आपको उपलब्ध हो सकता है। तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ शहद नहीं है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो एक नई अर्थव्यवस्था को ताकत दे सकता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, एक और मार्ग है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो न सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है, बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है। खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है, साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है। इससे उसे पेट्रोल डीजल से मुक्ति मिल जाएगी। इससे पर्यावरण की भी सेवा होगी, जो पेट्रोल डीजल की खरीद में लगने वाले सरकारी धन की भी बचत होगी। बीते 3 साल में सरकार ने लगभग 3.25 लाख सोलर पंपों का उत्पादन कर किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मेरे किसान भाई और बहनों, हमारी सरकार वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है। इस बजट में हमने गोबर धन योजना का ऐलान किया है। ये गोबर धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये गोबर धन योजना गांव में बड़ी मात्रा में बायो वेस्ट निकलता है, जो गांव में गंदगी का बड़ा कारण बनता है। इसी योजना के तहत इस वेस्ट को अब कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी। और मैं अपना एक अनुभव बताता हूं। एक बार मैं जब गुजरात में था, मुख्यमंत्री था, तो ट्रैवल कर रहा था। एक किसान स्कूटर पर बैठ करके ट्रैक्टर की बड़ी ट्यूब उठा के जा रहा था। अब मुझे जाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि आगे वो चल रहे थे, कहीं डर लगता था इतनी बड़ी ट्यूब लेकर के स्कूटर पर बैठा है, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। तो हमने गाड़ी धीरे की, जरा उसको पूछा तो मैं हैरान था। घर के जो पशु थे और घर के किचन से जो वेस्ट निकलता था, उससे उसने एक छोटा सा बायोगैस का प्लांट बनाया हुआ था और ट्यूब में वो गैस उसने भरा था और वो गैस लेकर के खेत में जा रहा था। मैंने कहा क्या करोगे? बोले इस गैस को ले जाऊंगा खेत में और वहां पर जाकर के मेरा इंजन चलाऊंगा और वहां से पानी निकाल करके खेत को पिलाऊंगा। देखिए कैसा बुद्धिमानी है हमारे किसान में। और इसलिए ये गोवर्धन योजना, और मैं आपसे कहूंगा, फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानता है,
उससे भी पैसा बनाया जा सकता है। कॉयर वेस्ट हो, कोकोनट सेल्स हो, बाम्बू वेस्ट हो, फसल कटने के बाद खेत में रेसिड्यूज हो, इन सभी का किसानों की आय से जोड़ने का काम करना चाहिए और आपने उसमें जुड़ना चाहिए। साथियों, और हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा बनी पड़ गई है क्रॉप रेसिड्यू जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं। वास्तव में हम देखें तो ये हम फसल जला रहे हैं। हम हमारी भारत मां को आग से उसको परेशान कर रहे हैं। मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी और बीज की ताकत, जब हम क्रॉप रेसिड्यू को जला देते हैं तो वो ये सारे अहम तत्वों को भी जला करके खाक कर देता है और इससे प्रदूषण तो होता है, लेकिन आपके धरती मां की शहद बर्बाद हो जाती है। नई फसल के लिए वो ताकत खो देता है। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये देखा गया है कि पराली को खेत में मिलाने की वजह से मिट्टी की सेहत में जबरदस्त सुधार आता है, खाद की आवश्यकता कमी आती है, पैदावार बढ़ती है। कुल मिलाकर ये किसान की आय में बढ़ोतरी करती है। और इसलिए आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना बंद करें, पराली जलाना छोड़ दें, अपनी खेत की मिट्टी को आग लगाना छोड़ दें। अपनी मां है, धरती मां है, उसको आग से जलाना छोड़ दें। अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी तो खेत भी हरा होगा और इसलिए स्वस्थ धरा खेत हरा, इस मंत्र को लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथियों, सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान को जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं उसके लिए उन्हें पैसे की कमी ना आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी ना हो और इसलिए इस वर्ष सरकार ने खेती के लिए दिए जाने वाले कर्ज को 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपया ज्यादा कर दिया है। इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है उसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सरकार ने नेशनल बाम्बू मिशन के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपया दिए हैं। एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर के खेती करते हैं, जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के योजना कर रही है, काम कर रही है। अक्सर देखा गया है कि छोटे किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। साथियों, कृषि हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल में रही है। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन का
ये सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन ये भी सच है कि सदियों से जिन रास्तों पर हम चले हैं वो रास्ते हमें नए लक्ष्य तक पहुंचा दे, ये गारंटी नहीं है। इन नए रास्तों पर चलने के लिए हमारी मदद करेगी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस उन्नति मेले में जिन किसान भाइयों ने टेक्नोलॉजी के नए प्रयोग देखे हैं वे इस्तेमाल भी जरूर करेंगे। अलग अलग स्तर पर हो रहे ये प्रयोग देश के अन्य हिस्सों में किसानों तक पहुंचे, इस दिशा में प्रयास बढ़ाने जाने चाहिए। मेरा एक आग्रह और है, साथियों, इस तरह के आयोजन अक्सर दिल्ली में होते रहे हैं। मैं चाहता हूं देश के दूर दराज वाले इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहां आजीविका का आधार सिर्फ और सिर्फ खेती है, वहां पर भी ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाए। इन कार्यक्रमों के जरिए वहां के लोगों तक आपके प्रयास भी पहुंचेंगे और टेक्नोलॉजी भी पहुंचेंगी। इसके अलावा इस तरह के जो मेले होते हैं उसकी इंपैक्ट एनालिसिस भी कराई जानी चाहिए। इस मेले में हजारों लोग आते रहे, लेकिन उससे उनकी जिंदगी में बदलाव क्या आया, किन बातों को सीखा, किन बातों को लागू किया, इन मेलों में किस तरह की टेक्नोलॉजी को ज्यादा पसंद किया जाता है, किसान की जिंदगी कैसे आसान हुई है, इन सब का भी एक अध्ययन होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडी हमें भविष्य की तैयारियों में मदद करेगी। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, गच्छन पिपीलिकः योजना नाम शतानि अपि याति अगच्छन वैनतेयः एकम पदम न गच्छति। यानी अकेली चलती हुई चींटी धीरे धीरे करके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, लेकिन अपनी जगह पर रुका हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये कि बहुत छोटे छोटे प्रयास करके भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वैसे मैंने आपको चींटी का उदाहरण दिया तो उससे जुड़ी एक और बात भी याद आ गई। मैंने कहीं पढ़ा है कि जीवित प्रजातियों में अकेला मानव ही खेती करता है। इंसान के अलावा 2-3 और प्रजातियां हैं जो अपने लिए भोजन को पैदा करती है, और चींटी भी उन्हीं में से एक है। दुनिया के कुछ जंगलों में चींटियां बहुत व्यवस्थित तरीके से फंगस यानी फफूंदी की खेती करती हैं। वो बाकायदा खेत बनाती हैं, खर पतवार हटाती हैं, पानी की व्यवस्था करती है, और यहां तक कि एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करती है। भाइयों और बहनों, लाखों वर्षों से ये चींटियां आज भी बची हुई हैं, तो उसकी वजह है उन छोटी छोटी चींटियां की इच्छा शक्ति। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे छोटी एग्रीकल्चरिस्ट हमें ये सीख देती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आइए हम सभी मिलकर भारतीय खेती की ओर उन्नति का संकल्प लें, भारतीय खेती का गौरव लौटाने का संकल्प लें, इस लक्ष्य को प्राप्त करें। एक बार आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय इस मेले में बिताइए। हर बारीक चीज को समझने का प्रयास कीजिए।
आपके काम आने वाली चीजें उसमें क्या है उसको लिख लीजिए। वो जो वहां पर्चे बांट रहे हैं उसको ले लीजिए और अपने गांव जाकर के सबके बीच बैठ करके आपने क्या देखा है उसकी चर्चा कीजिए। आपको भी लगेगा कि हम ये पुराने जमाने की जिंदगी गुजार रहे हैं, खेती कितनी आगे बढ़ सकती है, हम कितना बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे किसानों ने प्रयोग किए हैं, वो सारे प्रयोग अपने आप आपको बताते हैं। अगर हम उसमें से कुछ मात्रा में भी अपने खेत में ले जाएंगे, अपना खर्चा कम करेंगे, अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, मुझे विश्वास है ये हर किसान की सेवा होगी, कृषि जगत की सेवा होगी, गांव की सेवा होगी और हमारे देश की सेवा होगी। मैं किसान भाइयों बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। महात्मा गांधी कृषि प्रधान देश की वकालत करते थे, ग्रामीण भारत की वकालत करते थे, ग्राम स्वराज की वकालत करते थे। महात्मा गांधी और उनके लाखों साथियों ने, आजादी के वीर क्रांतिकारियों ने देश के लिए सपने देखे थे। 2022 में हमारी आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हम सबने कोई न कोई संकल्प करना चाहिए। मैं कुछ विचार आपके सामने रखता हूं, आप उस पर संकल्प करें। नया भारत बनाने का यही रास्ता है। एक, आज भी देश हजारों करोड़ रुपयों का बंबू इंपोर्ट करता है, अगरबत्ती बनाने के लिए, दियासली बनाने के लिए, पतंग बनाने के लिए। क्या मेरे देश के किसान अपने खेत के किनारे पर बंबू की खेती करके भारत को बंबू जो विदेशों से लाना पड़ता है उससे हम देश को छुटकारा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? अगर मेरा किसान तय करे तो दे सकता है। आज भी हमारे देश को पामोलिन ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे खाद्य तेल के लिए वो उसने जगह ले ली है। भारत में भी पामोलिन की खेती हो सकती है। भारत में भी हम इसकी खेती को बढ़ा सकते हैं और तेल की आवश्यकता जो बाहर से हम डिपेंड करते हैं खाने के तेल की, उससे हम मुक्ति दिला सकते हैं देश को। तीसरा, यूरिया से फायदा तो दिखता है, लेकिन धीरे 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 वो स्लो पॉइजन हमारी इस धरती मां की ताकत को खत्म कर रहा है। क्या किसान तय कर सकता है? यह सरकार नहीं कर सकती और न ही सरकार करना चाहती है। लेकिन मेरा किसान तय करे तो रातों रात हो सकता है। अगर किसान तय करे कि मैं आज जितना यूरिया का उपयोग करता हूं, 5 साल के भीतर भीतर धीरे धीरे कम करते करते मैं यूरिया को अगर आज 20 किलो लेता हूं तो 10 किलो कर दूंगा। आज 5-6 बोरी लाता हूं तो 2022 आते आते 3 बोरी कर दूंगा। मैं मेरी यूरिया की खपत को आधा कर दूंगा। ये 3-4 चीजें भी अगर मेरा किसान कर ले तो उसकी जिंदगी तो बदल जाएगी, देश की भी बहुत बड़ी सेवा होगी। और मेरा किसान ये ताकत रखता है। और मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि इस मेले का भरपूर फायदा उठाइए। जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं करिए, जिनका जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं करिए, गांव गांव तक ले जाइए और हमारे किसान को नई प्रेरणा देने का काम यहां जो मेरे किसान भाई बहन आए हैं वो भी उसको करें। मैं फिर एक बार जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, जिनको मुझे आज सम्मानित करने का अवसर मिला है, मैं उन सबको भी, उन राज्य सरकारों को भी, उन किसानों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राधा मोहन सिंह जी और उनकी टीम को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। All right, so that was Prime Minister Narendra Modi addressing the annual Krishi Unnati Mela at the Indian Agricultural Research Institute in the national capital, saying that his government is duty-bound for the development of farmers in the country. The Prime Minister also said that the centre has urged the state governments to empower farmers and that the government is working towards connecting Indian farmers with the world markets. And that's all in this special broadcast. Thanks for watching.